रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एक और टॉपिक का नाम है जी इंटीग्रेशन। अब देखिए, इंटीग्रेशन क्या करता है जी। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। ये आपकी कर्व हो गई, सॉरी ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। ये इसके अंदर कर्व है, ये इसका इंटरवल ए है, लास्ट पे क्या है, बी है। देखिए, इसके अंदर मैं डिफरेंट इस तरह पोर्शन बना लेता हूँ, ठीक है। बस इंटीग्रल का ये काम होता है कि इन सारों को सम अप करना, इन सारों को क्या करना, सम अप करना, ताकि एरिया फाइंड हो जाए। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, ये पॉइंट तो क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इंटीग्रल की ये सिंबल होती हैं। अब फंक्शन में अगर x है तो इधर dx लिखोगे, अगर y है तो y लिखोगे। मान लो ये f है, मान लो इसकी f की इंटीग्रल जब आपने ली तो कैपिटल f ऑफ x आएगा प्लस सम कांस्टेंट c लिखोगे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक हो गया जी। अब इंटीग्रेशन की सही इंटीग्रेशन को, ये जो इंटीग्रेशन है इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। क्या होता है जी, एंटी डेरिवेटिव। पॉइंट क्लियर होगा। अब एंटी डेरिवेटिव को लेते हैं जी। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपका स्मॉल f है, इसकी आप लेना चाहते हैं एंटी डेरिवेटिव, तो ये सिंबल डाल दोगे। फिर आपने साथ में लिखना है dx, मतलब है कि आप एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं। मान लो कि इसकी एंटी डेरिवेटिव क्या हो गई, कैपिटल f ऑफ x आ गई। अब ये कैपिटल f ऑफ x जो है ये एंटी डेरिवेटिव होगा इस स्मॉल f का, अगर आप डेरिवेटिव ले ले कैपिटल f ऑफ x का, अगर आप डेरिवेटिव ले ले कैपिटल f ऑफ x का, उससे स्मॉल f ऑफ x आ जाए। ये सबसे क्या है जी, ये कंडीशन है कि अगर आपने कैपिटल f ऑफ x की इन डेरिवेटिव ली, उससे स्मॉल f ऑफ x आ जाए। अब एग्जाम्पल से इस डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। सिंपल से कुछ एग्जाम्पल लेंगे। मान लो कि मैंने इंटीग्रल लिया 1 का, यानी एंटी डेरिवेटिव ले ली 1 की, तो इसकी एंटी डेरिवेटिव किस तरह होती है, 1 बाहर चला जाता है, इंटीग्रल dx आ जाता है। अब देखिए, ये इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव, ये d यानी डेरिवेटिव, तो ये कैंसिल होंगे, इससे x निकलेगा। अब देखिए, ये जो x है, ये आपका f ऑफ x क्या था, आपका f ऑफ x इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन था यानी 1 था, उसकी इंटीग्रल क्या आ गई, x आ गई। अब आप कहोगे कि सर ये यानी कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब ये एंटी डेरिवेटिव होगा अगर मैं कैपिटल f ऑफ x की डेरिवेटिव ले लूँ, उससे ये आ जाए। तो चलो देखते हैं जी, d बाई डी एक्स ऑफ x है यहाँ पे, तो दोनों dx कैंसिल, इससे 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस वजह से कहते हैं कि 1 की इंटीग्रल क्या होती हैं, x आती हैं। पॉइंट क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लो आपको, ये एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो आपका f ऑफ x है 2x। अब इसकी लेंगे इंटीग्रल, तो इसकी इंटीग्रल होती है, फिलहाल के लिए सीख ले, इसकी इंटीग्रल होती है x स्क्वेयर। अब अगर आपसे पूछे कोई कि इसका x स्क्वेयर 2x की इंटीग्रल x स्क्वेयर क्यों है, तो आप किस तरह कहोगे। तो आपने बस ये कहना है कि हमने x स्क्वेयर की डेरिवेटिव लेनी है, तो उसकी डेरिवेटिव तो 2x आ गई। अब अगर आप उसको देखें तो वो तो f ऑफ x की इक्वल आ गया, इस वजह से 2x की इंटीग्रल क्या होती है, x स्क्वायर होती है। पॉइंट क्लियर होगा जी। सिमिलरली अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, मान लो कि cos x है, इंटीग्रल ऑफ cos x है, dx है, इसकी इंटीग्रल जो होती है sin x होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि cos x की इंटीग्रल क्यों sin x है, तो आपने कहना क्या है कि सर हम sin x की डेरिवेटिव लेंगे, उससे क्या आता है, cos x आता है। तो इस वजह से ये इसकी क्या बन जाती हैं। अब आगे देखते जाइए, आगे कुछ और टॉपिक आ रहा है। देखिए, इंटी डेरिवेटिव जिसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं,
इसकी डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी की है। ये इंटीग्रल की सिंबल है, इधर लिखोगे dx, अंदर डाल दोगे स्मॉल f, तो इस स्मॉल f की इंटीग्रल क्या आएगी, कैपिटल f ऑफ x आएगी, प्लस पीछे कुछ कांस्टेंट भी लगाना होता है। पॉइंट क्लियर। अब अगर आप कहोगे कि ये क्यों इसकी इंटीग्रल आ गई, तो इसकी वजह मैंने बताई थी कि अगर हम कैपिटल f ऑफ x प्लस c की डेरिवेटिव ले ले तो उससे क्या आता है, स्मॉल f आता है। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। इसकी एग्जांपल भी ये मैंने आपके सामने रख दी थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जो भी इंटीग्रल होता है वो क्या होता है जी। अब आगे देखते जाइए, अब कुछ और एग्जांपल करेंगे। पहले एग्जांपल 1 को देखें। अगर आपको दिया जाए x की पावर 10 का इंटीग्रल ले ले, अब आप कहोगे कि सर x की पावर 10 जितना पावर है उतना एक ऐड कर दो, इसी पावर से डिवाइड कर दो, प्लस 1 भी हो सकता है। क्यों इसको मैंने कहा कि इसके साथ प्लस 1 अगर लगाया जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ x पावर 11 के नीचे 11 प्लस 1 का, तो इससे x पावर 10 आ जाता है। इसके अलावा x पावर 10 की इंटीग्रल x पावर 11 के नीचे 11, अगर मैं 1/2 भी रख दूं फिर भी ये इसका इंटीग्रल है। तो हमने जर्नलाइज किया कि कोई भी कांस्टेंट यहां पे आ सकता है। तो हमने जर्नलाइज किस तरह किया कि x पावर 10 का इंटीग्रल होता है x पावर 11 के नीचे 11 प्लस सम कांस्टेंट c। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा जी। अब आगे देखते जाइए। अब आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल और देने हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब देखिए अगर इसका ग्राफ लिया जाए, आप ऑलरेडी ग्राफ आपने फाइंड किया होगा, इसका ग्राफ होता है ये। अगर इसका ग्राफ लिया जाए तो इसका ग्राफ होता है ये। अगर इसका ग्राफ लिया जाए तो इसका ग्राफ होता है, सॉरी ये होता है, ग्राफ आप कह सकते हैं, इसका ग्राफ होता है ये। माइनस की सूरत में नीचे की तरफ आओगे, इसका जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ बनेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। ये एक्स स्क्वायर यानी इंटीग्रल एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल अगर आप ले ले तो जितना पावर है एक ऐड कर दो, उस पावर से डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट। अब आप प्लस कांस्टेंट जो होते हैं वो ऐड करते जाइए। पहले 3 किया, फिर 2 किया, कांस्टेंट की जगह पुट करते जाइए। ये मैंने क्या कर दिया, ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह हम इंटीग्रल को डिस्कस करते हैं। अब हमने द एरिया प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, तो चलो जी डिस्कस करते हैं। मान लो कि मैंने ये एक्स वाई प्लेन लिया, इसके अंदर एक कर्व पड़ी हुई है, इस तरह मूव कर रही है, यहां से लेकर यहां तक कुछ है यानी ए, फिर कुछ बाउंडेड रीजन है बी। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब मैंने इस एरिया को फाइंड करना है, ठीक हो गया, यानी इस एरिया, और ये कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व तो जानते हैं जिसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। तो इस कर्व का ये जो प्रॉब्लम है, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम एराइज हुआ कि ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करोगे, क्योंकि ये कर्व के अंदर जो एरिया बन रही है वो तो ना रेक्टेंगल बन रहा है, ना स्क्वायर बन रहा है, और ना कोई और डायग्राम बन रहा है। तो हमारी मुश्किल पैदा हो गई। जिस तरह के स्क्वायर का अगर हम रेक्टेंगल ले ले तो रेक्टेंगल का एरिया तो हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ ज़रबे विड्थ से, इसका 1/2 बेस ज़रबे हाइट, इसमें सारे एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारी एरिया निकल आएगी। लेकिन मैथमेटिक्स में ये प्रॉब्लम एराइज हो गया, अगर आपका प्रॉब्लम इस तरह की कोई कर्व गिवन हो जाए, इसकी एरिया आपने, इसके अंडर एरिया आपने फाइंड करनी हो, तो इसके लिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आ गया। किसका कंसेप्ट आ गया, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आ गया। इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसका प्रॉपर यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। टेंजेंट वी फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बाय स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, देन वी टोल्ड लाइन अप्रोक्सीमेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्रॉपर भी इसकी फिर नेक्स्ट एग्जांपल में वजाहत। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से इसकी वजाहत करते हैं।
आपको एक कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, पहले इसका ग्राफ बनाओ। चलो जी, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, लेकिन आपने इसका ग्राफ 0 से लेकर 1 तक बनाना है। तो हमें पता है कि y इक्वल टू जो अगर आप एक्स स्क्वेयर को देके, ये तो पैराबोला होती है, लेकिन 0 से 1 तक इसका ग्राफ किस तरह बनता है, ये इसकी ग्राफ बन जाती हैं। अब आगे आपने क्या करना है कि ये तो आपका 0 हो गया और ये आपकी क्या हो गई, 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं 1 को इधर पुट कर दूं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो ये 0.1, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास कोई मैथमेटिक्स ग्राफ नहीं है, ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, क्योंकि ये ना तो रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इस वजह से वो तो कंसेप्ट हम यूज नहीं कर सकते। अब हमने प्रॉपर एक फॉर्मूले को यूज करना है। पहले क्या करेंगे, पहले इस तरह करेंगे कि प्रॉपर इसके अंदर डायग्राम डालेंगे। किस तरह करेंगे, वी फर्स्ट नोटिस द एरिया एस मस्ट बी समवेयर बिटवीन 0 and 1 इज कंटेन। हमने ये एरिया फाइंड करनी है, ये इसको इसका हुआ है, ये इसको इसका हुआ है, ताकि मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। जो मैंने शीट किया ये आपका इस है, और ये मैंने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब क्या टेक्निक यूज होगी, इस तरह होगा कि हम इसके अंदर डिफरेंट डायग्राम बनाएंगे। अब नीचे इस डायग्राम को देखो, ये आपकी एरिया हो गई, ये आपकी कर्व हो गई, ऊपर वाले मैंने नीचे ले ली। पहले इस तरह इसके अंदर इस तरह पोर्शन बनाएंगे, ये आपके रिक्वायर्ड पोर्शन आएंगे, इस तरह आपकी पोर्शन आएंगे। तो इस रीजन को मैंने S1 कहा, दूसरी रीजन को मैंने S2 कहा, तीसरी रीजन को मैंने S3 कहा, लास्ट को मैंने S4 कहा। और ये जो पॉइंट था, ये फर्स्ट रीजन में जो पॉइंट था, यानी x की वैल्यू 1/4 रख दी। ये आप कोई भी रख सकते हैं, प्रॉपर मैं तरीका बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप सिर्फ डायग्राम को सीखते जाइए। फिर 1/2 रखा, फिर 3/4 रखा, फिर 1 रखा, 1 तक पहुंचा है। ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर जी। अब आपने क्या करना है कि पहले एक क्लोज इंटरवल बनाओगे, 0 से लेकर 1/4 तक जाओगे, फिर 1/4 से लेकर 1/2 तक जाओगे। पहले इस तरह आपने करना होता है, पहले इस तरह डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम में S1 S2 रखने हैं, फिर इस तरह x की वैल्यू रखनी है वगैरह वगैरह, फिर इस तरह क्लोज इंटरवल बनाने हैं, फिर 1/2 से लेकर 3/4 तक, फिर 3/4 से लेकर 1 तक। ये आपके क्लोज इंटरवल हो गए। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आपके कितने एस हैं, S1 S2 S3 S4 है, तो इसका मतलब है कि 4 रीजन है, तो आप लिखोगे R4। कितनी रीजन है, R4। अब आपने करना क्या है कि जो फर्स्ट इसका ये पॉइंट है, ये लोगे, यानी राइट पॉइंट, ठीक है, ये लोगे और इस वैल्यू का स्क्वायर, पॉइंट क्लियर, फिर प्लस, फिर ये वैल्यू लोगे, सॉरी राइट पॉइंट, हमने क्या यूज करना है, यहां पे एक बात नोट कर ले, यहां पे एक बात नोट कर ले कि अगर आप इसका सॉरी यहां पे हमने जो दरमियान में डिस्टेंस रखी है ना, वो सारा 1/4 है, तो 1/4 होगा, फिर साइड पे इस पॉइंट का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 1/4 होगा, फिर किसका स्क्वायर आ जाएगा, शाबाश, 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 1/4 होगा, फिर 1 का स्क्वायर बनेगा। इन सारों को 8 कर दोगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड एरिया होगी। ये आपके सामने आपका, अब आप देख सकते हैं एक हमने एरिया फाइंड कर दी। ठीक हो गया जी। अब अगर आप दूसरे डायग्राम में देखें, दूसरे डायग्राम की एरिया अगर आप उसमें देखें, उसमें हमने रेक्टेंगल बनाया लेकिन थोड़ा ऊपर किया है अपने रीजन को। हमारी रीजन तो इधर थी, हमारी रीजन तो ये थी, लेकिन हमने रेक्टेंगल थोड़े से ऊपर की तरफ बढ़ा दिए। तो अब क्या मसला होगा, अब आपकी एरिया थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब आपकी एरिया क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये वाली एरिया की बात करें, इसको ए नाम दिया गया है। तो अब देखिए ये एरिया ऊपर हो गई, कुछ हिस्सा ऊपर आ गया, तो हमारी जो एरिया थी, यानी इसकी बात कर रहा हूं, वो नहीं सॉरी, ये वाली एरिया तो एग्जैक्ट है। ठीक हो गया जी। जबकि 4B
बहरहाल ये एरिया थोड़ी लेंथी होगी। बहरहाल आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन है या इसने गलत किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हैं, अगर आप इस फिगर का डायग्राम देखें, इसमें एरिया कम हो गई क्योंकि हमारी जो टोटल एरिया थी वो तो ये थी टोटल, लेकिन अब यह हमने डायग्राम थोड़ी नीचे कर दिए तो एरिया ऑब्वियसली क्या आएगी, कम आएगी। तो इस वजह से वो कम हो गई इस एरिया से। ओरिजिनल एरिया क्या थी, अच्छा ये y = x², ये ओरिजिनल एरिया है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब आपको यहां पे ये बताया गया जा रहा है कि अगर आप अपनी रेक्टेंगल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे तब आपकी एरिया एग्जैक्ट की तरफ आती जाएगी, ठीक हो गया। जब आप राइट एंड पॉइंट यूज करोगे तो आपकी एरिया ऊपर की तरफ जाएगी, अगर आपने लेफ्ट एंड पॉइंट यूज किया तो आपकी एरिया नीचे की तरफ आएगी, ठीक हो गया जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसको एक प्रॉपर, अब इसको अगर आप रेक्टेंगल, अगर आप 10 रेक्टेंगल इसे अंदर रख दे, इस तरह 10 रेक्टेंगल रख दे तो ये हिसाब बनेगा। अगर आप 20 रख दे, अब आप आहिस्ता जाती जाए, जितना आप रेक्टेंगल बढ़ाओगे आपका डायग्राम जो है वो बेहतरीन बनेगा, ठीक हो गया जी। इस तरह सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब देखिए ये जो टॉपिक है इसको मैंने थोड़ा सा पास किया, मैंने रीड आउट किया, इसको लास्ट, इसमें लास्ट की तरफ आते हैं जी, बिल्कुल लास्ट में पढ़ते हैं। पहले कुछ और चीज आप देखिए होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। अगर आपका फंक्शन है आपने इंटीग्रल लेना है, फिर स्मॉल एफ ऑफ एक्स इसके अंदर रखता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स होगा, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स। फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब यहाँ पे कुछ नहीं होता यानी लिमिट नहीं होते तो इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। और ये इंटीग्रल की साइन है, इसको लिबनीज ने सबसे पहले यानी इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है जी, ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर। और इसके अलावा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंटिएशन भी, जो इंटीग्रल होता है वो एंटी डिफरेंटिएशन होता है या इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। और जो लास्ट पे आपने सी लगाया इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। डी बाई डी एक्स जो है वो एक ऑपरेटर है जो डिफरेंटिएशन को डिनोट करता है कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इंटीग्रल जो होता है जो डिनोट करता है कि आप इंटीग्रल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पॉइंट क्लियर जी। अब देखिए ये इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स है ना, डी एक्स है, ठीक हो गया। इसका इंटीग्रल क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। अब हम इस पूरे रिजल्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं कि हम डी बाई डी एक्स लेते हैं, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और डी एक्स का, और दूसरी साइड पे भी डेरिवेटिव लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी का। अब क्या होगा सर, अब इस तरह होगा सर कि ये डेरिवेटिव इसके अंदर आ जाएगी तो फिर कुछ इस तरह होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल डी एक्स होगा, इसका अलग डेरिवेटिव इसका अलग डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अलग प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का अलग। अब जब एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव ली जाएगी तो इसको तो एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं, पॉइंट क्लियर होगा। इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, एफ डैश ऑफ एक्स होती है। कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, जीरो होती है। तो इससे क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया ना, क्या हो गया जी, एफ डैश ऑफ एक्स। लेकिन जो एफ डैश ऑफ एक्स है अगर आपको ऊपर से याद हो, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स नाम दिया था तो इस वजह से इसका नाम क्या बना, एफ ऑफ एक्स बना, पॉइंट क्लियर जी। अब आपने कुछ फार्मूले याद करने हैं, अब आपने कुछ फार्मूले याद करने हैं कि कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है। आपको ये तो याद होगा कि कांस्टेंट की डेरिवेटिव होती है जीरो, ठीक हो गया। अगर जीरो को अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का उल्टा है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है, तो इससे कांस्टेंट आएगा। अब अगर आप देखा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिया जाए इंटीग्रल, सॉरी सेकेंड फार्मूला क्या याद करना है, अगर डेरिवेटिव लिया जाए एक्स का तो डी एक्स कैंसिल होते हैं, वन आता है। अगर वन को इंटीग्रल के अंदर डाला जाए तो इससे एक्स आएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव थी, ये इंटीग्रेशन था, ये एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, तो इस वजह से हमने किया।
फिर आपने एक और फॉर्मूला भी याद करना है। थर्ड फॉर्मूला क्या याद करना है कि अगर आप डेरिवेटिव ले ले नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x आता है। अगर 1/x को इंटीग्रल के अंदर डाला जाए, ये डेरिवेटिव थी, ये इंटीग्रेशन है और ये एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, तो इससे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी आएगा। पॉइंट क्लियर होगा। अगर डेरिवेटिव लिया जाए d/dx, फोर्थ रूल आपने किस तरह याद करना है, x⁻n+1 के नीचे n+1, इसका डेरिवेटिव क्या आता है जी, पावर आगे करोगे, पावर से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, इंटीग्रल, अगर ये इंटीग्रल के अंदर आ जाए तो इसका इंटीग्रल ये बनेगा x⁻n+1 नीचे n+1 प्लस कांस्टेंट c। पॉइंट क्लियर। ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, ये एक दूसरे की रिवर्स है, तो आपको रिवर्स का पता है कि वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। रूल नंबर 5 क्या है, अगर आप डेरिवेटिव ले ले, a⁻x नीचे नेचुरल लॉग ऑफ a का, तो उसका डेरिवेटिव आता है a⁻x। अगर a⁻x इंटीग्रल के अंदर आ जाए तो इसकी इंटीग्रल ये आएगी, क्योंकि ये एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होते हैं। सिमिलरली इसको भी रीड कर सकते हैं और इसको भी रीड कर सकते हैं। नो पॉइंट, नो। अब आपने कुछ और फॉर्मूले याद करने हैं। अगर इंटीग्रल लिया जाए साइन एक्स का, तो वो माइनस काज एक्स प्लस कांस्टेंट सी होता है। कोसेक एक्स और काट एक्स आ जाए, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। काज एक्स की इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी होती है। अगर इंटीग्रल के अंदर ये चीज आ जाए तो साइन इनवर्स एक्स होता है। सेकेंड स्क्वायर एक्स का टेंजन एक्स प्लस सी होता है। अगर ये इंटीग्रल के अंदर आ जाए टेंजन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं। तो सेकेंड एक्स टेंजन एक्स आ जाए तो वो सेकेंड एक्स प्लस सी होता है। अगर ये आ जाए तो सेकेंड इनवर्स वगैरह होता है। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आपने हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। असाइनमेंट का क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल x³ cos x पावर 4 + 2 dx। पहले इसको मान ले इसका नाम रख दे कैपिटल I, और x³ को उधर भेज दे दूसरे साइड पे, तो ये x³ dx होगा। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाली चीज उठा लिया, इसको t के इक्वल कर दे। अब दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दे। मैंने अप्लाई कर दी, तो ये तो dt/dx होगा। x⁴ की डेरिवेटिव क्या होती है, 4x³, इसकी डेरिवेटिव 0। अब आप इस तरह कर दे, इसको उधर भेज दे, dt = 4x³ dx होगा। 4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद है, तो 4 से मैंने डिवाइड किया, ये कैंसल, तो x³ dx की वैल्यू आ गई 1/4 dt। अब इक्वेशन 1 को दोबारा उठा लिया, इंटीग्रल काज अपनी जगह, x⁴ + 2 की वैल्यू cos t, x³ dx की वैल्यू 1/4 dt। 1/4 को बाहर कर दे, बाहर कर दिया मैंने। अब आपको कास का इंटीग्रल पता है। कास की इंटीग्रल क्या होती है, साइन t प्लस कांस्टेंट c। तो कैपिटल I = 1/4 साइन अपनी जगह, t की वैल्यू पुट कर दे, x⁴ + 2 प्लस कांस्टेंट c। सिंपल सा क्वेश्चन था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 2 थोड़ा मुश्किल है, पहले 5 की तरफ जाते हैं जी। इंटीग्रल लिखा हुआ है टेंजेंट x dx। पहले इसको कैपिटल I नाम दे, नाम दिया मैंने इसका कैपिटल I। फिर टेंजेंट x किसकी इक्वल होता है, साइन x की नीचे cos x। पॉइंट क्लियर होगा जी। फिर लेट ले cos को पुट कर ले t के इक्वल, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दे, ऊपर हो जाएगा dt/dx। cos x की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन x, ये उधर भेज दे, dt = -sin x dx। नेगेटिव इधर लेके आए,
तो साइन एक्स डी एक्स होगा। अब मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को उठा ले, साइन एक्स डी एक्स इसकी जगह माइनस डी टी, कॉज एक्स की जगह नीचे क्या होगा 1/t, नेगेटिव को बाहर कर दे। अब देखिए ये फार्मूला मैंने लिस्ट में दिया हुआ है, ऊपर अगर आप टेबल में देखिए ये फार्मूला पड़ा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ टी की इक्वल होता है, टी की जगह वैल्यू पुट कर दे। टी की वैल्यू क्या थी, कॉज एक्स प्लस सी। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते जाइए, अब हमने एक और प्रॉब्लम को करना है। ये मैंने उठा लिया, फिर इसका जो 2 है मैंने ऊपर उठा लिया, फिर मैंने इसको टी के इक्वल किया, फिर दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई की, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स, फिर इसको उधर भेज दे तो ये रिजल्ट होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा रिकॉल करें, इसकी जगह तो पुट होगा डी टी, इसकी जगह पुट होगा टी तो ऊपर स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमने पढ़ा है, साइन इनवर्स टी प्लस सी, टी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को करते हैं जी। इंटीग्रल 2x अंडर द रूट प्लस 1 dx। मान ले कि यह कैपिटल I की इक्वल है 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट dx। इसको उठा ले, मान ले इक्वेशन नंबर 1, t उठा ले 2x प्लस 1, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दे, d बाई डी एक्स 2x प्लस 1, dt बाई डी एक्स की वैल्यू, इसकी डेरिवेटिव होती है 2, इसकी डेरिवेटिव 0, उधर भेज दे तो 2x dx आएगा, 2 से डिवाइड कर दे तो 1/2 dt होगा इक्वल टू dx आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चले जाए, ये क्या है जी, t ऊपर अंडर द रूट, dx की वैल्यू क्या है 1/2 dt, 1/2 को बाहर कर दे, इसका अंडर रूट का मतलब है 1/2 dt। कैपिटल I इक्वल टू 1/2, पावर रूल यूज करे, 1/2 में 1 ऐड कर दे, 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, तो 1/2 ऐसे आएगा 3/2, नीचे भी आएगा 3/2, 2 और 2 कैंसिल होंगे प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अपनी वैल्यू भी पुट करनी है आपने। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6। मान ले 6 मैंने उठा लिया, ई पावर एक्स अंडर द रूट, नीचे है एक्स अंडर द रूट dx। मान ले इसको कैपिटल I के बराबर, ई पावर एक्स अंडर द रूट, इस एक्स अंडर द रूट को साइड पे कर दे, कर दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको उठा ले, t के बराबर कर दे x अंडर द रूट, अंडर द रूट का मतलब 1/2, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दे, x पावर 1/2, तो dt की नीचे dx आएगा, 1/2 आगे, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव ले ली, इसको उधर भेज दे तो 2 dt, इसको उधर भेज दे, x पावर माइनस 1/2 dx आएगा, ये पावर नेगेटिव है नीचे कर दे तो 1/x पावर 1/2, उसका क्या मतलब होता है अंडर द रूट। अब इक्वेशन नंबर 1 के पास वापस पलटे तो ई पावर एक्स अंडर द रूट, इसकी जगह t पुट होगा, ये रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, इसकी जगह 2 dt पुट होगा, 2 को बाहर कर दे, ई पावर t प्लस कांस्टेंट c, ये मैंने इंटीग्रेशन ले ली, ई पावर t की वैल्यू x अंडर द रूट प्लस कांस्टेंट c। सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 7 की तरफ जाते हैं जी। इंटीग्रल x नीचे 1 माइनस 4x स्क्वायर dx लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। मार्कर चेंज कर देते हैं, लेट लेते हैं कि ये t कैपिटल I की इक्वल है, ये अंडर रूट ऊपर उठाओगे तो इसका रिजल्ट आएगा -4x स्क्वायर ऊपर माइनस 1/2x dx। मान ले इक्वेशन नंबर 1। अब लेट ले ले कि t इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दे,
1 माइनस 4x²। तो dt के नीचे dx आएगा, 1 की डेरिवेटिव 0, माइनस 4x की डेरिवेटिव माइनस 8x, उधर शिफ्ट कर दे, माइनस 8x dx माइनस 8 से डिवाइड कर दे, ये दोनों कैंसल, तो x dx की वैल्यू माइनस 1/8 dx। इक्वेशन 1 की तरफ वापस पलटो, इसकी जगह पुट होगा t ऊपर 1 माइनस 1/2, x dx की जगह पुट होगा माइनस 1/8 dx। अब देखिए आगे मेरे साथ जगह नहीं है, तो माइनस 1/8 को आगे करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1/2 जमा 1, 2 से 1/2 आएगा, नीचे 1/2 प्लस सी, 2 1 2, 4 दूने 8 होता है। फिर टी की अपनी वैल्यू पुट करोगे, ये आपका आंसर आएगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उसको कर लेते हैं, 2 की तरफ आ जाते हैं। इंटीग्रल 1 प्लस x² अंडर द रूट x⁴ dx। अब सोल्यूशन क्या करते हैं जी, लेट ले ले कि ये कैपिटल I की इक्वल है 1 प्लस x² अंडर द रूट मतलब 1/2 x⁴ dx। अब 1 ये उठा ले, कैपिटल स्मॉल t की इक्वल कर दे, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दे, x⁴ पॉइंट क्लियर। तो dt के नीचे dx आएगा, इसकी डेरिवेटिव होती है 0, ये 2 है, और दूसरी डेरिवेटिव होती है 2x, इसको उधर भेज दे, dt इक्वल टू 2x dx। यहां तक क्लियर। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो t माइनस 1 होगा, x² आएगा, लेकिन इधर x⁴ है, ठीक हो गया। फिर अंडर रूट लेंगे ताकि x की वैल्यू निकल आए, तो x की वैल्यू आएगी t माइनस 1 अंडर द रूट। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। अब आ जाए पीछे की तरफ, 1 प्लस x² की जगह t, ऊपर है 1/2, x की जगह पुट होगा t माइनस 1, ऊपर क्या आएगा 1/2 है क्योंकि अंडर रूट है, ऊपर आएगा 5, तो 5/2 बनेगा, ठीक हो गया जी। और फिर आएगा 2x dx। 2x dx का मतलब क्या होता है, यानी इस तरह करोगे, यहां पे हमने गलती की, अगर मैं x⁴ को लिख देता x⁴ dx, तो इधर आएगा 4/2, ठीक हो गया। और x dx की जगह, तो 1/2 को इधर कर देते हैं, x dx की जगह क्या पुट होगा, 1/2 dt पुट होगा। इस तरह सॉल्व होता है, 2 1 2, 2 दूने 4 होता है, तो कैपिटल I इक्वल टू t पावर 1/2 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करें, माइनस 2t प्लस 1, 1/2 बाहर चला जाएगा, dt होगा। आगे मेरे पास जगह नहीं है, बस मैं सिर्फ तरतीब बताऊंगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर पावर रूल यूज होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर पावर रूल यूज होगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, पावर रूल यूज होगा, फिर आपने लास्ट में ये एक्स टी की जगह वैल्यू पुट करनी है। अब हम क्या डिस्कस करते हैं जी, लास्ट पार्ट क्या है जी, लास्ट पार्ट नंबर 9 है कि 8 है, 8 है। t की पावर 4 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 t की पावर 5 dt लिखा हुआ है, इसको कैपिटल I मान ले और इसको उधर भेज दे। 3 जब यहां पे लिखा होता है तो इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है 1/3 t पावर 4 dt होता है। इस चीज को उठा ले, मान ले इक्वेशन नंबर 1, इस चीज को उठा ले, उठा लिया सर, दोनों अतराफ पे, सॉरी ये t है तो इसको x मान ले, 3 के डेरिवेटिव होती है 0, 5 3 15, 15 t पावर 4 होता है, 15 को इधर डिवाइड करे, इसको उधर भेज दे, तो माइनस 1/15 dx इक्वल टू t पावर 4 dt होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करते हैं, इसकी जगह क्या पुट होता है, x, ऊपर क्या है 1/3, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है माइनस 1/15 dx होगा। 1/15 को आगे कर दे, x पावर 1/3 dx होगा, माइनस 1/15, 1/3 जमा 1, 1/3 जमा 1 होगा,
प्लस कांस्टेंट, फिर x की वापस अब ये वाली वैल्यू पुट कर दे। इस तरह हमारा ये असाइनमेंट क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। तो असाइनमेंट नंबर बी और असाइनमेंट नंबर सी को नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, कवर करते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया